तो दोस्तों, जब कोई ब्रोकर बंद होता है या बंद होने की कगार पे होता है तो ब्रोकर को टेंशन डेफिनेटली होती है, लेकिन इसके अलावा टेंशन होती है ब्रोकर के क्लाइंट्स को, ब्रोकर्स के बिजनेस पार्टनर्स को, एपीज को, सब ब्रोकर्स को। वैसे तो इंडिया में पिछले 1.5-2 साल में अच्छे खासे 15-20 ब्रोकर्स एक्चुअली में बंद हुए हैं, डिफ़ॉल्ट हुए हैं, सस्पेंड हुए हैं। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो एक वार्निंग है, एक चेतावनी है कि ऐसा हो सकता है। हम कुछ डराने की कोशिश या कोई ऐसी न्यूज़ बताने की कोशिश नहीं कर रहे जो नहीं है। अभी सिर्फ प्रॉफिट मार्ट के बारे में बात करेंगे कि जो रूलिंग आई है एनएसई की तरफ से, क्या क्या उसमें बात की गई, आज की तारीख में सिचुएशन कहाँ पे है, और जो उनके इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो उनके साथ सब ब्रोकर्स हैं, पार्टनर्स हैं, वो किस सिचुएशन में हैं, उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि प्रॉफिट मार्ट इंडिया का एक पुराना स्टॉक ब्रोकर है, इंडिया में इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है, फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर हैं ये। लेकिन एट द सेम टाइम हमें भी बताना ज़रूरी है कि इनके साथ अगर कुछ हो रहा है और एनएसई ऑफिशियली कुछ हो रहा है तो कुछ ना कुछ मसला है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रॉफिट मार्ट एनएसई के साथ एक स्टॉक ब्रोकर रहा है, सेबी के अंडर आता है। ये 2012 में ये लॉन्च हुआ था। 2012 में एक तरह से इक्विटी सेगमेंट में आया और करेंसी में 2013 में आया। एनएसई को टाइम टू टाइम एक तरीके से उसका काम है कि उसको ऑडिट करना है, हर एक ब्रोकर को चेक करना होता है कि ब्रोकर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, जो भी गाइडलाइन सेबी और एनएसई की बनी हुई हैं उनके थ्रू गुजर रहा है या नहीं। तो 2020 सितंबर और 2021 अगस्त के बीच में जो एक साल था उसकी किताबें मंगाई गई, मतलब फाइनेंशियल बुक्स मंगाई गई, उनका जो भी 5-7 चीज़ें देखनी होती हैं उनको इन टर्म्स ऑफ कि अपने क्लाइंट्स का डेटा कैसे रख रहे हैं, फंड्स कैसे हैं, उनके बैंक स्टेटमेंट्स मंगाई जाती हैं, उनके पार्टनर्स का ओवरऑल स्टेटस क्या है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो एक साल का एक तरीके से ये सारा का सारा डेटा मांगा गया और उसको पोस्टमार्टम किया गया। तो इस डेटा की तफ्तीश करने के बाद एक्सचेंज ने कुछ कंप्लायंस को लेकर दिक्कतें पाई। अब देखिए, ऑडिट में कुछ कंप्लायंस लेके इश्यूज निकल सकते हैं और ज़्यादातर केसेस में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो ब्रोकर को ठीक करनी पड़ती हैं। लेकिन इस केस में कुछ मसला लंबा था, ऐसे 8-10 मामले थे जहाँ पे दिक्कत पाई गई। लेकिन पहली बार सिर्फ ये कहा गया, पहला शो कॉज नोटिस SCN-1 में ये कहा गया कि ये 9 मई 2022 को निकाला गया और कहा गया कि आपको नॉन कंप्लायंस के कुछ इश्यूज आए हैं, उसके बारे में आप जवाब दीजिए कि आपने नॉन कंप्लायंस क्यों किया है। इसके ऊपर प्रॉफिट मार्ट ने 7 जून को जवाब भी दे दिया। अब इस जवाब के एक हफ्ते बाद एनएसई ने एक और शो कॉज नोटिस भेजा। इस बार क्या पूछा था? इस बार बात ये थी कि जो इनके सब ब्रोकर थे, जैसे एनएसई को ऑडिट करना होता है ब्रोकर्स का, तो ब्रोकर को भी हर साल एटलीस्ट 30% सब ब्रोकर्स का ऑडिट करना पड़ता है। अब कोई ब्रोकर उठा लीजिए और मान लीजिए कि उसके पास 90 सब ब्रोकर्स हैं, तो एक साल के अंदर उसको कम से कम 30%, मतलब 30 लोगों का, 30 सब ब्रोकर्स का इंस्पेक्शन करना है, एपीज का इंस्पेक्शन करना है, चेक करना है कि ये 30 लोग सही काम कर रहे हैं या नहीं, और इस इंस्पेक्शन को उठा के देना है एक्सचेंज को कि देखिए हम आपका काम हमने कर दिया। तो ब्रोकर काम सिर्फ आपको ट्रेडिंग करना नहीं है, उसका काम ये भी है कि उसके साथ जो काम कर रहे हैं, उसके लिए जो काम कर रहे हैं वो काम ढंग से कर रहे हैं नहीं। तो इस 14 जून के शो कॉज नोटिस नंबर 2 में पूछा गया, SCN-2 में पूछा गया कि भैया आपके साथ एक सब ब्रोकर है इनकोफिना करके, ये लोग क्या कर रहे हैं? इनकोफिना कंसल्टेंट्स LLP नाम है इस कंपनी का, एक वेबसाइट चलाते हैं ये लोग, अपना investor.com। ये वेबसाइट पे कहा जा रहा है कि भैया आपको 30 to 40% रिटर्न मिलेंगे, आप प्रॉफिट कमा सकते हो, गारंटेड रिटर्न्स हैं। ये तो हम अलाउ ही नहीं करते हैं। तो इसका आप जवाब दीजिए कि आपने ये सब ब्रोकर को अभी तक अलाउ क्यों किया हुआ है। और जब डेटा निकाला गया तो 10 ऐसी शिकायतें मिली जो कि एक तरीके से कंप्लायंस के एग्जैक्ट ऑपोजिट थी। जो बताया गया है, जो रूल्स बताए गए हैं, तो 10 तरह के रूल तोड़े गए थे। कुछ बड़े रूल थे, कुछ छोटे। देखिए, घबराने की कुछ लेवल पे ज़रूरत है। तो यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा पर्दाफाश नहीं हो रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज़ वन बेसिक वे ऑफ ऑडिटिंग जो एनएसई करता है, लेकिन उसमें मेजरली 10 में से 2 या 3 बड़ी चीज़ें हैं और 7-8 नॉर्मल जो बेसिकली ठीक ठाक की जा सकती हैं। लेकिन एक बड़ी चीज़ ये है सबसे पहली कि इन्होंने कुछ सैंपल ऑफ क्लाइंट्स उठाए, 25 क्लाइंट उठाए एनएसई ने, और देखा कि उनमें से 7 क्लाइंट्स को रेगुलर पेमेंट दी जा रही हैं हर महीने। अब रेगुलर पेमेंट्स कैसे आ सकती हैं? मतलब 7 केसेस में, और ये कुछ सैंपल था, और बाद में आपको बताऊंगा मैं कि कितने ज़्यादा क्लाइंट्स थे जिनको रेगुलर पेमेंट्स बताई गई थी और दी भी जा रही थी कुछ को। दूसरी पॉइंट ये देखी गई कि फिक्स्ड पेमेंट्स दी जा रही थी हर महीने, मतलब हर महीने कुछ ना कुछ पैसा उनके अकाउंट्स में जा रहा था। कुछ पैसा 5,000 रुपये भी था और कुछ केसेस में ये पैसा कुछ लाखों रुपए में भी देखा गया। दूसरा, एनएसई का कहना था कि कुछ अनअप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में मार्जिन फैसिलिटी दी जा रही है। मतलब 205 स्क्रिप्ट्स उठाई उन्होंने, उसमें से 19 ऐसी स्क्रिप्ट्स थी, ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग की फैसिलिटी अलाउड नहीं है एक्सचेंज के द्वारा, लेकिन 19 केसेस में ये मार्जिन की फैसिलिटी दी जा रही थी प्रॉफिट मार्ट के द्वारा। तीसरा प्रॉब्लम था शॉर्टफॉल ऑफ क्लाइंट की फंड्स, मतलब क्लाइंट्स के पैसे होते हैं, उसमें 3 केसेस में देखा गया कि 10.5 लाख, मतलब देखिए समझने की कोशिश करनी ज़रूरी है कि करीब 1100 क्लाइंट्स का डेटा उठाया गया
उसमें से 3 क्लाइंट्स के केस में करीब 10 लाख, 10.5 लाख का पैसा मतलब शॉर्टफॉल था, कम था वो पैसा। हालांकि अब ऑब्वियसली 3 क्लाइंट्स को तो दिक्कत होगी ही, बंदे कितने भी हों टोटल, पर एट द सेम टाइम सैम्पल साइज थोड़ा बड़ा था। ये हमें समझना चाहिए कि कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, बट फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू ये अलाउड नहीं है। आपके केसेस में कोई क्लाइंट्स के फंड्स में शॉर्टफॉल नहीं हो सकता, इनके केस में 3 क्लाइंट्स में था। देन फोर्थली एंड ऑफ डे मार्जिन होता है, एक पीक मार्जिन होता है जो सेबी का पीक मार्जिन रूल है। अब एक्सचेंज को पता होना चाहिए कि ब्रोकर कितना डेटा रिपोर्ट कर रहा है। तो इन केसेस में पाया गया कि 3 केसेस में, अगेन 3 केसेस, 3 क्लाइंट ऐसे थे जहाँ पे एंड ऑफ डे मार्जिन को गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया प्रॉफिट मार्ट के द्वारा, और फिर 3 क्लाइंट और थे जिनके केस में पीक मार्जिन का डेटा गलत रिपोर्ट किया गया। नाउ ये आपको काफ़ी चीज़ें अजीब लग रही होंगी कि इतना सारा काम होता है ब्रोकर का। तो दोस्तों येस, ब्रोकर को डॉक्यूमेंटेशन के लिए पता नहीं कितने लोग रखने पड़ते हैं जिनका काम होता है कि एक्सचेंज को खुश रखें, सेबी को खुश रखें, देन डिपोजिटरीज को खुश रखें, देन उनके खुद के पार्टनर्स को खुश रखें, फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट जाना है तो क्लाइंट्स को खुश रखें। तो अब ब्रोकर हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द सेम डे। कई चीज़ें तो रोज़ करनी पड़ती हैं, और जब ऐसे ऑडिट होते हैं तो कुछ ना कुछ खामियां पकड़ी जाती हैं, तो उस केस में लगता है कि ये ब्रोकर ख़राब है। देखिए कुछ केसेस में हो सकता है हो, इस केसेस में भी हो सकता हो, वी डोंट नो दैट येट, बट द पॉइंट दैट वी नो एज ऑफ नाउ के मेजरली जो फिक्स्ड पेमेंट्स के जो वादे किए जा रहे थे जो कि बिल्कुल अलाउड नहीं है, वो इस केस में पाया गया है। और आगे चल के आप देखना कि इसी चीज़ को मुद्दा बनाया गया। फिर कुछ केसेस में दोस्तों क्लाइंट्स के फंड्स की सेटलमेंट को लेकर दिक्कतें थी। 200 केसेस में से टोटल 200 ऑडिट के लिए अकाउंट उठाए उन्होंने, कोई भी उनमें 9 केसेस में ऐसा चीज़ पाई गई। फिर एक केस में ऐसा देखा गया कि एक अकाउंट, कोलेटरल अकाउंट क्लोज करना था, तो अकाउंट जो क्लाइंट का अकाउंट था उसको क्लोज नहीं किया गया था, तो वो फॉर्मेलिटी भी बाकी थी। फिर क्लाइंट का अकाउंट या डेटा जो कि डीमैट अकाउंट में जितनी सिक्योरिटीज़ हैं और जितनी होल्डिंग में हैं वो गलत थी, और कई केसेस में उल्टा था, होल्डिंग्स में है, डीमैट में नहीं है। फिर कई केसेस में क्लाइंट्स का जो ईमेल आईडी है वो सही नहीं है, फ़ोन नंबर, काफ़ी केसेस में देखा गया कि फ़ोन नंबर सही नहीं है। सो ईमेल आईडी प्राइमरी इशू होता है, क्योंकि ईमेल आईडी जनरली इंडिया में काफ़ी लोगों के पास होता नहीं है, तो कुछ क्रिएट कर दिए जाते हैं ताकि एक फॉर्मेलिटी क्रिएट रहे, फॉर्मेलिटी का काम हो जाए। बट जनरली जो कम्युनिकेशंस होती हैं क्लाइंट्स के साथ वो फ़ोन पे होती हैं, मोबाइल नंबर पे आती हैं, SMS हो चाहे व्हाट्सएप हो। तो मोर लेस इस केसेस में कुछ ईमेल अकाउंट्स भी मिस थे, मतलब डाले नहीं गए थे। अब मेजरली दोस्तों जो इनकोफिना, जो भी इनका अपना investor.com, जो भी ये AP था इनका, अभी AP था, ये खुद थे, अभी कुछ चीज़ें कुछ पता नहीं है, ये अभी कह रहे हैं AP था। और इनका तो ये भी कहना है कि ये भी AP जो अपना investor.com है वो भी AP की नहीं है, किसी और की है। बट नॉनदलेस इसमें बताया गया है कि हर 3 महीने में आपको 6.25% का रिटर्न हम देंगे। 6.25%, 1 लाख रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है आपको, मतलब 1 साल के अंदर आपका जो 1 लाख है 1,25,000 रुपये हो जाएगा। 6.25% ऑफ 1 लाख पर क्वार्टर 3 महीने का, मतलब आप इंटू 4 करेंगे तो वैसे वैल्यू आ जाएगा, 25% रिटर्न आ जाएगा। 25% रिटर्न गारंटेड अगर आपको दी जाएगी तो एक क्लाइंट तो आराम से मान जाएगा, वो कहेगा कि प्रॉफिट मार्ट है तो ये तो फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है और सेबी के द्वारा अप्रूव्ड है और एक्सचेंज भी है। तो जैसे आप हमारे वीडियो देखते हैं, हम कहते हैं कि आप सेबी का चेक कीजिए, लाइसेंस वगैरह है या नहीं, ऑल दैट आपको मिल जाता। लेकिन वही ब्रोकर आपको कह रहा है कि भैया आपको 25% रिटर्न चाहिए, 1 लाख रुपये डाल दीजिए और हर 3 महीने पे आपको 6,000 रुपया, 6,500 रुपया मिलता जाएगा। तो ये गलत है, दिस इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि ये सेबी की कोई स्कीम नहीं है, कोई NSE ने बताया नहीं है कि ऐसा किया जा सकता है, और ये ब्रोकर ऐसा कर रहा था, ब्रोकर का सब ब्रोकर ऐसा कर रहा था। तो दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द होल थिंग हियर। अब ये सब बातें हो रही थी तो 27 जून को इनको बुलाया गया। इसके कंपनी के मालिक, कंपनी के प्रमोटर, कंपनी के कंप्लायंस ऑफिसर भी आए थे उस मीटिंग में, NSE के साथ मीटिंग थी, और उनसे ये सवाल दागे गए, उनसे पूछा गया कि आपका ये जो सब ब्रोकर है ये काम ये कर रहा है। तो इनका जवाब था कि देखिए हमारा सब ब्रोकर है, लेकिन जिस बंदे की वेबसाइट है वो सब ब्रोकर की नहीं है, वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, इन दोनों को लेना देना नहीं है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उनके पास कुछ था नहीं, सिर्फ एक डिनायल था, मना किया था और कुछ नहीं। दूसरा वो कह रहे थे कि फंड्स लोगों ने, आप फंड्स दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, गारंटेड रिटर्न्स दे रहे हो, आपका पॉसिबिलिटी कैसे है कि फिक्स्ड फंड 5,555 रुपये हर महीने इतने सारे क्लाइंट्स को जा रहे हैं। तो उनका कहना था कि जो प्रॉफिट मार्ट की तरफ से आए थे उनका कंप्लायंस ऑफिसर का कहना था कि देखिए एक क्लाइंट्स ने खुद कहा है कि हमें फंड्स दे दीजिए, उनकी रिक्वेस्ट आई है हमें, तो हमें रिक्वेस्ट आएगी तो हम फंड पे आउट तो करना पड़ेगा, तो विद इन द गाइडलाइंस है ये। तो 5,555 रुपये उन्होंने मांगे हैं और हमने दिए हैं, ऐसा नहीं है कि हमने दिए हैं। अब इस चीज़ पे भी NSE का पॉइंट ये है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, प्लस आपके पास कुछ प्रूफ है दिखाने को। तो उन्होंने 22 जून 2022 का एक ईमेल दिखाया कि ये देखिए क्लाइंट्स खुद कह रहे हैं हमें।
तो ये तो शो कॉज नोटिस के बाद का ईमेल था, एनएससी का कहना था। ये आप तब बताइए जबकि इंस्पेक्शन हुई थी जो 2020 में हुई थी, तब का कम्युनिकेशन है तो दिखाइए। तो उस केस में प्रॉफिट मार्ट के पास आज की तारीख में तो कोई प्रूफ था नहीं। जहाँ पे पूछा गया कि मार्जिन ट्रेडिंग आपने करवाई है कुछ अनअप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में जो कि अलाउड नहीं है, तो उस केस में कहा कि आपके एनालिसिस में गलती है, एनएससी ने सही तरीके से चेक नहीं किया। जो भी स्क्रिप्ट्स हैं वो एक्चुअल में अप्रूव्ड स्क्रिप्ट्स ही हैं, उनमें से ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं है जहाँ पे मार्जिन दिया गया है और वो इलीगल है। तो दोस्तों ये काफ़ी लंबी डिस्कशन चली थी जब ये कंप्लायंस ऑफिसर और प्रमोटर कंपनी के मालिक सब आए थे और एनएसए के साथ काफ़ी बातें हुई, बहस हुई, पॉइंट रखे गए दोनों साइड से। बट द होल थिंग इज़ दैट दे डिड नॉट हैव एनी प्रूफ, एनी डॉक्यूमेंटेशन, एनी कोई गवाह नहीं है उनको जिस पे विश्वास किया जा सके। तो एनएससी का कहना था कि दोस्तों या तो आप प्रूव कर दीजिए, आपको हफ्ता दिया गया है और मैं देता हूँ, 27 जून के बाद एक हफ्ता और देते हैं। तो जो शो कॉज नोटिस 2 नंबर दिया गया था उसका जवाब आप रिटर्न में दीजिए विद डॉक्यूमेंटेशन, तो आपके ऊपर बात करेंगे। तो 12 जुलाई 2022 मतलब कुछ दिन पहले एनएससी ने अपनी वेबसाइट पे ये पूरा फरमान डाला हुआ है कि देखिए सब कुछ हुआ है, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं ये डायरेक्टली उसी सोर्स से आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से खबर सुनी है, ये एनएससी के वेबसाइट से ही सॉर्ट ऑफ निकाला गया है पॉइंट। तो यहाँ पे इनका कहना है कि आज की तारीख में फैसला ये है कि ना ही प्रॉफिट मार्ट को कोई नया स्टॉक नया क्लाइंट अलाउड है, तो ये किसी भी सेगमेंट में ट्रेडिंग नहीं करवा सकते किसी नए क्लाइंट को। तो दोस्तों नए क्लाइंट की बात हो रही है, तो जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनकी ट्रेडिंग चलती रहेगी, उनका कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ऐप चलता रहेगा, वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देन द डिसीजन इज़ ऑन टू यू, हाउ डू यू वांट टेक इट फ्रॉम हियर। मैं आपको यही कहूँगा कि एनएससी की आप इंतज़ार कर सकते हैं कि एनएससी का क्या कहना है। कुछ लोग इंतज़ार करना चाहेंगे, डेफिनेटली कर सकते हैं। हमारा काम सिंपल ये है कि जो एनएससी और प्रॉफिट मार्ट के बीच में हुआ एज इट इज़ हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ना ही हमें किसी को डिफेम करना है, ना ही हम प्रॉफिट मार्ट को गलत कह रहे हैं, ना हम एनएससी की पॉलिसीज़ को गलत कह रहे हैं। दूसरी चीज़ ये पाई गई कि नया कोई स्टॉक, ये जो प्रॉफिट मार्ट स्टॉक ब्रोकर है, इसको नया कोई सब ब्रोकर अलाउड है, ना ही कोई एपी। नाउ दे कैन नॉट ऑन बोर्ड अ B2B पार्टनर एज सच टू से इन एनी फॉर्मेट। तो एक तरीके से अगर आपको एक बिजनेस शुरू करना था स्टॉक मार्केट में, तो आप एटलीस्ट एज ऑफ नाउ प्रॉफिट मार्ट के साथ शुरू नहीं कर सकते हैं। और फाइनली एनएससी खुद एक फोरेंसिक एक्सटर्नल ऑडिटर बिठाएगा, फोरेंसिक जांच करेगा इसके ऊपर, डेटा और खोलेगा। आने वाले टाइम में हम आपको बताएंगे डेफिनेटली कि और क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। बट एज ऑफ नाउ दिस इज़ द स्टेट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। जो भी एग्जैक्ट जो ये सर्कुलर है वो आपको हम पिंड कमेंट में डाल देंगे, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। 9 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है। हमने अपना investor.com जाके उनकी वेबसाइट पे एक नंबर दिया गया है, उसको कॉल करने की कोशिश की, बट वो नंबर कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम। उसका लिंक भी हम आपको डाल देंगे। देखिए दोस्तों, चाहे प्रॉफिट मार्ट सही हो या गलत हो, कोई भी आपको एश्योर्ड रिटर्न बताता है, अपने आप को सेबी का या एनएससी का या स्टॉक मार्केट का बशिंदा बोलते हुए आई एम एन अप्रूव्ड पर्सन, तो दोस्तों चाहे वो एडवाइज़र है, चाहे वो रिसर्च एनालिस्ट है, चाहे एनीबडी, एश्योर्ड रिटर्न्स नहीं होते हैं स्टॉक मार्केट में, दुनिया में नहीं होते हैं फॉर दैट मैटर। आप कहीं भी चले जाइए, आपको एश्योर्ड गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। जो कह रहा है वो झूठा इंसान है, उस पर विश्वास नहीं करने का। तो दोस्तों ये आप खुद भी अवेयर हों, और जो आपके आसपास हैं, जब भी आप कोई ऐसी बात सुने, स्कीम सुने, चिट फंड स्कैम सुने, स्कैम नहीं चिट फंड सुने, तो स्कैम बनने से पहले उस स्कैम का हिस्सा ना बने, क्योंकि आपके ऊपर बहुत दिक्कत आ सकती है। एंड दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी वरी अबाउट। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।